अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध असेंबली में जाली डोमिसाइल का मामला उठा दिया। कहते हैं वजीर आला सिंध को जाली डोमिसाइल के मसले पर खत लिख चुका हूं, अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सिंध हुकूमत अदालतों से भाग रही है। जो कानून 1973 में बनाया था उस पर अमल करें। भुट्टो साहब के हुक्म पर अमल करें, हमारा तो शुरू कर। आखिर अगर कार सिंध में नौकरियां अगर कानून के मुताबिक नहीं मिल रही हैं तो ये शर्म की बात है वजीर आला के लिए और सारी ब्यूरोक्रेसी के लिए। ये है ना कानून, ये बना है कानून भाई, सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट लिखा है इसमें। 1 का 15 ग्रेड मकामी जिले का नौजवान होगा। क्यों मेरे शहर का पख्तून, बलोच, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, उसका बच्चा 1 का 15 ग्रेड में क्यों नहीं नजर आता भाई? मेरा 8वीं जमात का बच्चा, मेरा मैट्रिक पास बच्चा, मेरा इंटर पास बच्चा या मेरा ग्रेजुएट, वो कराची के 1 का 15 ग्रेड के दफातरों में क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरशे जमान ने वफाक से सिंध का इंतजाम संभालने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा अगर अभी टेक ओवर न किया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में मरीजों को 15 लाख रुपए लेकर दाखिल किया जाता है। हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ रही हैं, तो हमारे जो MPAs हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाके सारी मालूमात ले रहे हैं। और फिर हमने इनको अपने साथ बिठाया कि आवाम को बताया जाए कि तहरीक इंसाफ में जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी आपके लिए काम कर रही है। हालात ऐसे हैं सूबे सिंध के कि हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये वक्त आ गया कि वफाक को जनाब सूबे सिंध को टेक ओवर कर लेना चाहिए। अगर और इंतज़ार किया गया तो दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएंगे, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ख़त्म हो गई है। हालात ये हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने लूटमार शुरू कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो ज़मीनें दी गई हैं वो रफ़ाई प्लॉट्स हैं, वो ST प्लॉट्स के ऊपर इनको ज़मीनें दी गई हैं। और मालूम ये चल रहा है कि एक पेशेंट को कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अंदाजन दिन में 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। और बताया जा रहा है कि अंदाजन 15 लाख रुपए एडवांस में जमा कराया जाएगा तो कोविड के पेशेंट को लिया जाएगा। चीनी स्कैंडल रिपोर्ट पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वफाक को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं वजीर आजम ही वजीर तिजारत हैं। दस्तावेजात के मुताबिक चीनी बरामद करने की इजाजत वफाकी काबीना ने दी थी। चीनी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान हैं। दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने ये मंजूरी ECC की सिफारिश पर की। ECC किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ECC ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। अहम खबर आपको बताएं कि कराची में महकमा तालीम सिंध के IT डिपार्टमेंट में आग लग गई है। जराये के मुताबिक आग लगने से महकमे का कीमती रिकॉर्ड जल गया है। IT डिपार्टमेंट के कई कंप्यूटर्स में महकमे का तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। मज़ाहिर सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। मज़ाहिर बताइएगा, IT डिपार्टमेंट को आग लग गई है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम डिपार्टमेंट है। IT डिपार्टमेंट जो है महकमा तालीम सिंध का, उसमें ये गुज़िश्ता रोज जो है वो आग लगी थी। अब तक इस आग की वजह मालूम नहीं कि आग कैसे लगी थी, शॉर्ट सर्किट थी या कोई और वजह, लेकिन ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें पूरे महकमा तालीम का तमाम असातिज़ा का जो बायोमेट्रिक निज़ाम राइज किया गया था उसका रिकॉर्ड इसमें मौजूद था। इससे बेशतर जो कीमती कंप्यूटर थे वो भी जल गए, रिकॉर्ड सारा चला गया।
सिर्फ कंप्यूटर तक बात नहीं, जो मेन सर्वर था वो भी जलकर जो है वो खासकर हो चुका है। हम अभी तक इसकी कोई तहकीकात शुरू नहीं, ये चीजें क्या क्या उसमें से बच गई, ये इंस्पेक्शन जारी है। हम हमारे जो तालीमी ज़राए महकमा तालीम के वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तमाम असातिज़ा का डेटा है वो काफी हद तक जो है वो इसमें से गायब हो चुका है, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि सर्वर जलने की वजह से इसको रिकवर करना भी अब नामुमकिन होगा। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। बड़ी बैठक, बड़ा फैसला, लॉकडाउन में नरमी होगी या मजीद सख्त कर दिया जाएगा? वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बड़ी बैठक का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में नरमी होने जा रही है या फिर मजीद सख्त कर दिया जाएगा? वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक इस वक्त जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 72,400 से तजावज कर गई है, जिनमें से 26,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14,400 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 5,61,136 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 3,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 72,400 से बढ़ गई। सिंध में 28,200 से जायद, पंजाब में 26,200, खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 से जायद, बलूचिस्तान में 4,300 से जायद, इस्लामाबाद में 2,500 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान 700 और आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 250 से जायद हो गई। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पब्लिक मकामात और बाजारों में मास्क की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन आवाम को तो जैसे खबर ही नहीं हुई। मार्केट और बाजारों में बगैर मास्क पहने शहरी खरीदारी में मसरूफ है। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाजारों और पब्लिक मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मास्क न पहनने वालों की जानिब से कोरोना वायरस की शिद्दत का एहसास होने के बावजूद मास्क न पहनने के बहाने बताए जाने लगे। कहते हैं गर्मी की वजह से हर वक्त मास्क पहनना मुमकिन नहीं। हुकूमत को साथ साथ जो है पब्लिक को ये हेल्थ फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। ये तो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हुकूमत फैसिलिटीज दे, बेशक लोग जो हैं वो पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे, डेली बुनियादी बेसिस पे पहनेंगे। पहले तो हमारे वज़ीर आज़म जब इजलास करते हैं तो वो तो बिल्कुल मास्क नहीं पहनते, सरेआम देखते हैं लोग। जब हमारा वज़ीर आज़म नहीं मास्क पहनेगा तो आवाम कैसे पहनेगी? लेकिन आवाम को भी अपनी शौरी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बेहतर है कि वो मास्क पहने। शहरियों का कहना है कि मास्क पहनने से मुतालिक लोगों को आगाही का फुकदान है, जबकि टीवी पर बैठे हुकूमती नुमाइंदे भी ज्यादातर बगैर मास्क के नजर आते हैं। जब नुमाइंदे ही इन हिदायत को नजरअंदाज करेंगे तो आम लोग कैसे अमल करेंगे? मास्क भी कुछ खास नहीं है। अगर कोई स्पेशल मास्क हो ना जिसमें सांस लेना भी आसान हो, अक्सर जो ये मार्केट में आम सादे जो मास्क मिल रहे हैं, इनकी वजह से उल्टा ना सर का दर्द शुरू हो जाता है और घुटन सी होती है, सांस लेने में मसला दुश्वार होता है। गर्मी है, लोगों को सांस का तकलीफ होते हैं इनसे, तो आजकल आपको पता है खुराक भी ऐसे है कि मास्क पहनना जो है ना अभी थोड़ा सा मुशक्कत बनाते हैं। पहले होता था कि बॉडी स्लिम हो जिस बंदे का ना उसको तकलीफ नहीं होता, वो पहन सकते हैं। इसका थोड़ा बॉडी बड़ा मुश्किलात हो तो हो सकते है उस वजह से नहीं पहनता हूँ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से कहा गया है कि मास्क की पाबंदी के हवाले से पहले आगाही देंगे, ताहम लोगों ने फिर भी इन अहकामात को नजरअंदाज किया तो फिर जुर्माना और सजा के ऑप्शन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। जिला इंतजामिया ने मास्क पहनने को जरूरी करार दे दिया है, ताहम ज्यादातर लोग आज भी मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं, जिसके लिए जिला इंतजामिया को सख्त इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहरी इक़्तिदार के बड़े अस्पताल में मरना मुश्किल बना दिया गया। कैंसर से मरने वाले शख्स को कोरोना मरीज करार दे दिया गया। लवाहिकीन के एहतजाज पर अस्पताल इंतजामिया ने हथियार डाल दिए हैं। सज्जाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। पिम्स अस्पताल में कश्मीर के शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टरों ने लवाहिकीन की जिंदगी मुश्किल बना दी। आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला मजर सलीम कैंसर के खिलाफ जिंदगी की जंग लड़ते हुए मौत के हाथों हार गया।
डॉक्टरों ने लोआइकीन के इल्म में लाए बगैर मरने वाले शख्स का कोरोना सैंपल NIH भिजवा दिया। कौमी इदारा सेहत ने मरने वाले मजहर सलीम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताया तो लोआइकीन ने प्राइवेट लैब से रुजू किया, जहाँ से नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने लाश कब्जे में लेकर लोआइकीन को लाल झंडी दिखा दी। लोआइकीन के एहतजाज के बाद अस्पताल इंतजामिया ने लाश हवाले कर दी। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया गया। 5 जून को हतमी ऐलान होगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, नान भाई एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को 5 जून तक का टाइम दिया गया है। 5 जून तक अगर आटे की कीमतों में कमी नहीं की जाती तो नान भाई एसोसिएशन का ये कहना है कि वो नान और रोटी की कीमतों में इजाफा कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ नान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कितनी मुश्किलात हैं। आटे की कीमत जो है वो बढ़ गई है, उससे आपके मुनाफे पे कितना फ़र्क पड़ा है? मुनाफे पे फ़ी बोरी जो खर्चा ना कॉस्ट है उस पर 700 रुपये फ़ी बोरी फ़र्क पड़ गया है। और 700 रुपये ज़्यादा देने के बावजूद भी जो मिल ओनर हैं या डीलर है जो हमें फैन आटा देते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मिल वाले हमें आटा दे ही नहीं रहे। पैसे हाथ में हैं, मिल ये डीलर फिर भी आटा नहीं दे रहे। 2 बजे जाए शाम को जाए कल आओ, कहते हैं मिलों वाले नहीं देते, हम डीलर हैं, हम क्या करें, हमारे पास आटा है ही नहीं है। पैसे हाथ में लेके जाने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना था कि एक तो आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो आटे की ख़रीद के लिए जब जाते हैं तो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से, फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से ये कहा जाता है कि आटा जो है उसकी किल्लत है जिसकी वजह से आटा उनको नहीं मिलता। दूसरी जानिब अगर बात की जाए आवाम की तो आवाम में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एक तो पहले आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा कर दिया गया और अब जो है नान और रोटी की कीमतों में जो है इजाफे का अंदिया दे दिया गया है। आवाम हुकूमत से अपील कर रही है कि खुदारा जो अशिया ज़रूरियात हैं, ख़ासतौर पे जो अशिया खुरोनोश हैं, उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि वो शुक्रिया ज़ैन नकवी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने के लिए हामी भर ली है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्ररा टर्मिनल से चलेंगी। सोराबगोड बस टर्मिनल, KMC बस टर्मिनल, कोरंगी फॉर नेशनल हाईवे बसें चलाई जाएंगी। KMC टर्मिनल, यूसुफगोड समेत अंदरून सिंध के भी टर्मिनल शामिल हैं। सिंध हुकूमत के जवाब के मुताबिक बसेस को चलाने के लिए SOP की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से फ्रेमवर्क और SOP तैयार कर लिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है मगर हमें लोगों की जानों की परवाह है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अवामी मफाद में लगाई गई थी। शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या कमी हुई? कराची के शहरी पेट्रोल के लिए दर बदर हो गए। पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल स्टॉक खत्म हो गया। बास पेट्रोल पंप्स बंद हो गए और जो खुले उन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग गई। अब्दुल कदीर राना की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता करने के बाद कराची में कई पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे, इसीलिए जो पंप्स खुले थे इन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सार्फिन का कहना था कि जब भी पेट्रोल की कीमत कम या ज्यादा होती है तो इसकी किल्लत पैदा कर दी जाती है, और इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। पेट्रोल के दाम घटते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पंप्स बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से उन्हें जहनी खौफ के साथ साथ देर तक लाइनों में लगना पड़ा। तो ये है कि भाई अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पीछे भी 2-3 पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए। जब महंगा होता है जब बंद होता है, जब सस्ता होता है जब बंद है। तो आवाम जाए तो जाए कहाँ? अभी सस्ता हुआ तो क्या सस्ता हुआ है? आगे के पेट्रोल पंप बंद हैं, बाकी ये तो इस वजह से यहाँ पे रश मौजूद है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया, ताहम साथ ही ये मुतालबा भी किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के दामों को मजीद कम किया जाए, ताकि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में आम आदमी अपना गुजर बसर कर सके। होना तो ज्यादा सस्ता चाहिए ना, ये तो अभी यानी कि ना होने के बराबर है। आवाम को थोड़ा सा सस्ता कर दिया, खुश हो रहे हैं भारत। आवाम को पेट्रोल सस्ता होने की खुशी तो हुई, लेकिन जब उन्हें पंप्स बंद मिले तो फिर इनकी खुशी धरी की धरी रह गई। इसीलिए गाड़ी मालिकान और मोटरसाइकिल सवार हजरात परेशान नजर आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के मौके पर शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए हुकूमत को पहले से ही मौसर इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन एहसन रजा के साथ
अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। की हुकूमत की जानिब से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल न किए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के तनाजर में ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश की थी। वजारत खजाना की जानिब से 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर पेट्रोल कम किया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने की बजाय पेट्रोल पर आयद लेवी में इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोलियम लेवी की शरह 30 रुपए फी लीटर की ज्यादा से ज्यादा हद पर पहुँच चुकी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह पहले से ही 30 रुपए फी लीटर की ज्यादा से ज्यादा सतह पर मौजूद है। ज़राए बताते हैं कि आइन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इससे ज्यादा पेट्रोलियम लेवी आयद करने की इजाजत नहीं, इसलिए हुकूमत ने डीजल के बाद पेट्रोल पर भी पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर कर दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अवाम को पूरा फायदा मुंतकिल न करने के लिए GST की शरह बढ़ाने की बजाय पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाई है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल होने वाला रेवन्यू वफाकी हुकूमत को मिलता है, जबकि GST की मद में मिलने वाला रेवन्यू काबिल तकसीम हासिल पोल में शामिल है, जहाँ से उसका 57% हिस्सा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के तहत सूबों के पास चला जाता है। अब पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाने से वफाकी हुकूमत को 5.5 से 6 अरब रुपए का इजाफी रेवन्यू हासिल होगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत समेत डीजल और LPG कीमतों में कमी तो कर दी गई, मगर महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत समेत डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है। पेट्रोल 7 रुपए, डीजल 5 रुपए, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए की कमी वाक़ हुई है। आजकल लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत ज्यादा हो गए तो महंगी होगी। पेट्रोल अभी तो बहुत कम हो गए ना, सस्ती हो गई। ये दीगर चीजें है ना, जो आटा, घी, चीनी वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। आप आजकल तो पेट्रोल बहुत सस्ते हो गए। हो सकता है कि ये वो चीजें भी कम करे ना। बस इस तरह ये तो हम ये कहेंगे ना कि अभी जिस तरह पेट्रोल कम हो रहा है तो अभी आटा तो महंगा हो रहा है, इस तरह चीनी भी महंगे हो रही, तो अभी ये तो हुकूमत का काम है ना। अभी कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं है ना। पेशावर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइन फैसला करार दिया, मगर साथ ही साथ महंगाई का रोना भी रो रही है। कहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई, इसी तरह महंगाई को भी कम करना चाहिए। सर अगर देखा जाए पेट्रोल की कीमत तो कम आ गई, 113 से आ गई है 75 पे, लेकिन आवाम को वो फायदा नहीं पहुँच रहा। अभी मैंने देखी है न्यूज़ में कि दालें, मुर्गे वगैरह ये ऊपर चली गई, इसकी महंगाई हो गई है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, जिसकी वजह से पहले जितना कह रहे हैं इस पर आता था अभी ज़्यादा है, तो ये लोग फिर सब चीज़ों की कीमत ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अब वो इनको चाहिए कि जब पेट्रोल सस्ते हो गए, ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी सस्ता हो गया, तो इनको चाहिए कि सबकी कीमत नीचे ले जा चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी करने से इनकारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरी तो खुश हैं, मगर साथ ही मुतालबा करते हैं कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है, उसी तरह अशिया खुर्दनोश की चीज़ों को भी कम किया जाए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए तीसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी तो कर दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। महंगाई महंगाई हायरे महंगाई, गरीबों की जान पर बनाई। हुकूमती रिलीफ हुआ, अमली इकदामात सिफर। पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी जाती है, ताहम अमली तौर पर गरीबों तक रिलीफ नहीं पहुंच पाता। क्या सब्जियां, क्या फल, क्या ही गोश्त कीमतों में इजाफे का तसलसल न टूट सका। चीनी के दाम को तो ऐसे पर लगे कि चंद ही रोज में 50 से बढ़कर 90 के आसपास पहुंच चुकी है। दुकानदार है, इसको कोई रेट का कोई एग्जैक्टली रेट नहीं दिया उसको, तो इतना भी बेचे नहीं तो एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? हमारे यहाँ में एक्शन नहीं है, इसलिए वजह से आदमी जो है अपना मर्जी से सब कर रहा है। आवाम को रिलीफ पेट्रोल जो सस्ता हुआ नहीं मिला, होना तो ये चाहिए कि जनाब ये खास करके जो पब्लिक सर्विस है इनके किराए कम किए जाएं, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनसे मुज़ाकरात करके कम अज कम किराए मतलब कम किए जाएं। ये पेट्रोल सस्ता होने के, डीजल सस्ता होने की वजह से किराए भी सस्ते होने चाहिए,
ये गाड़ियों वाले भी ये नहीं देखते हैं कि कोई गरीब आवाम है, ये लॉकडाउन है, ये कोरोना की वजह से इन्होंने किराए वो रखे हुए हैं। महंगाई की सताई अवाम कहती है कि इस पेट्रोल की कमी का उस वक्त फायदा होगा जब अशाए ज़रूरिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 10 मई को होने वाले जहाज हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान आने वाली 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम फ्रांस रवाना हो गई। एक और बच्ची भी दम तोड़ गई। जहाज हादसे की तहकीकात करने वाली 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम खुसूसी परवाज AIB 1889 फ्रांस के लिए सुबह 8:02 पर रवाना हो गई। टीम के हमरा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के कुछ मेंबरान भी थे। फ्रांसीसी टीम जहाज का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की डिकोडिंग कल फ्रांस में शुरू करेगी और हतमी रिपोर्ट भी फ्रांस में तैयार की जाएगी। टीम ने जाए हादसा से तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे किए, रनवे का मुआयना भी किया। तहकीकात के लिए 11 टेक्निकल एडवाइजर्स फ्रांस से 26 मई को कराची पहुंचे थे, जिन्होंने 5 रोज के दौरान रोजाना के बुनियाद पर जहाज हादसे के मकाम का दौरा किया था। जहाज हादसा 26 मई के दिन 2:37 पर उस वक्त हुआ जब जहाज के लैंडिंग गियर ने काम करना छोड़ दिया था और बाद में जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बायस जहाज एयरपोर्ट से मुतसिल आबादी में बिल्डिंग से टकराने के बाद गिर गया था। जहाज क्रैश होने से पायलट और अमले के 8 अफराद समेत 97 लोग जान बच, जबकि 2 अफराद मौजूदाती तौर पर बच गए थे। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कराची में PIA तैयारा हादसे में झुलसने वाली 12 साला घरेलू मुलाजमा अस्पताल में चल बसी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अब तक 84 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दी गई हैं। 12 साला नहीदा को 22 मई को त्यारा हादसे के बाद जिना अस्पताल से सिविल अस्पताल के बिजनेस सेंटर मुंतकिल किया गया था। नहीदा त्यारे हादसे में 56% झुलस गई थी। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में त्यारा गिरने से तबाह होने वाले घरों में काम करने वाली 3 घरेलू मुलाजिम लड़कियां भी झुलस गई थीं। शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद मलीर जाम खंडू घोट के खासकेली महल्ले से ताल्लुक रखने वाली नहीदा, अजीजा और मारिया खासकेली मॉडल कॉलोनी के उन घरों में जुज़वक्ती काम करती थी जिन पर PIA का त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है त्यारे हादसे की अब तक 84 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दी गयी। 9 लाशें ईदी और 4 छिपा सरखानों में मौजूद हैं। 45 लाशों के DNA के जरिए शनाख्त की गई। 2 DNA सैंपल्स मैचिंग के लिए मौजूद हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम वफाकी वजीर कानून के ओहदे से एक बार फिर मुस्ताफी हो गए। फरूक नसीम ने वजीर आजम इमरान खान को अपना इस्तीफा भिजवाया, जो उन्होंने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर कानून का कहना है कि इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान से मुशावरत के बाद दिया। वजारत से अलग होकर वफाक का दिफा करूंगा, जबकि मेरी गैर मौजूदगी में वजारत का कलमदान वजीर आजम के पास रहेगा। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रहे हैं। मेडिकल ओपिनियन सारी दुनिया से जो हमारे डॉक्टर्स जायज़ा ले रहे हैं, इसका जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर फैसल, सुबह के अंदर जो डॉक्टर्स सूबाई गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, उन सब से डिस्कस करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद आज जो बड़ी जो जिस नतीजे पे आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पहले दिन का मतलब कि जैसे ही हमें पता चला कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई है और अभी हमारे पास 26 केसेस आए थे, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की। हमने तब लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर लगाया और वो स्टेज थी कि अभी किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या होगा, क्या केसेस होंगे, क्या आगे हालात हैं। 26 केसेस के ऊपर जब हमने लॉकडाउन किया तो हम अपने लोगों से सबसे हमने राय ली अपने डॉक्टर से कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो वुहान प्रोविंस जो शहर जो चाइना में था, उधर क्या हो रहा था, और उसके बाद जब यूरोप में ये जब फैलने शुरू हुई वायरस, तो उधर से भी हम पूरी देख रहे थे कि दुनिया में किस तरह दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ये जब वायरस फैल रही है तो दुनिया का क्या
اس کے اوپر رویہ. تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی, میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے. مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے, جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا, بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر, لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا, میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں. ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے, نہ ہمارے حالات یورپ کی, نہ امریکہ کی طرح تھے. ہمارے ملک کے اندر غربت ہے, 25% لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کا مطلب 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو 2.5 کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی, وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے, وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے. تو 2.5 کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں, کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی کو ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً 12 کروڑ سے 15 کروڑ لوگ تھے. تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا, جس طرح کا لاک ڈاؤن ووہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے, تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. اور یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے, یعنی ان کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً 20% ہمارے لیبر ہے جو رجسٹرڈ ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لاک ڈاؤن کیوں لگانا ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے, وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے, یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے. تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں, ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں, نیو یارک میں, اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں, اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار, یہ جو غریب طبقہ ہے, اس کا کیا بنے گا. دیکھیں, لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر, میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالہ میں, کوئی E7 میں رہ رہا ہے, کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں, مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا. تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے, ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو, دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا, جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں, جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور, دہاڑی دار, یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے, دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے.
اگر میں جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس اختیارات تھے, وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے, ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے, پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے, اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے, یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں, ان کی آواز نہیں ہے, لوگ ان کو سن نہیں سکتے, وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا, وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں, ہم نے یونیورسٹی, اسکولز, بڑی کانگریگیشنز, شادی ہال, جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا, کاروبار, کنسٹرکشن, اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا, کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہ کرونا جو ہے, یہ جو وائرس آئی ہے, یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس, تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. آج امریکہ جیسی جگہ جدھر 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے, 1 لاکھ لوگ, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر, اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. حالانکہ ان کے پاس, انہوں نے $3,000 ارب خرچ فیصلہ کیا دینے کے لیے, کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. $3,000 ارب, امیر ترین دنیا کا ملک ہے. ہم اب تک جس طرح آپ کو پتہ ہے $8 ارب دے چکے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جن کو یہ نقصان پہنچا لاک ڈاؤن کا. تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا, کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی. اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو بند بھی کر دیں, جب آپ کھولیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی, کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے. اور کئی جگہ ہوا, ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی, پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا, رکی, پھر تھوڑی پھیل گئی. تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, وائرس نے پھیلنا ہے, وائرس پھیلے گی. یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا, جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی, یہ بڑھیں گے. ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے. جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے. اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنی شروع ہو جاؤ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی, ہم اپنا نقصان کریں گے. ہم نقصان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مخصوص علاقے جدھر تیزی سے پھیل رہی ہے, تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا, لوگوں کو نقصان ہوگا. اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو SOPs دے رہے ہیں, آج جو ہم نے فیصلہ کیا, ایک نیگیٹو نکالی, یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں باقی ہم نے کھول دیے ہیں. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدھر خطرہ زیادہ وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو, وہ لسٹ کون سی ہے. جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے, جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر, جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی, تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی. تو اس کے اندر گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا آپس میں مل کے SOPs طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں. تو میری آپ سے
سب سے التجا ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور دوسری طرف اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے. اگر آہستہ آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا, اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا. میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے تو ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا ہے. اب ہندوستان میں دیکھیں, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا. آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بیچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا. وہ بیچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں, اس میں کتنے لوگ بیچارے مرے. کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پہ سوئے, وہاں وہ جو لوگ مرے جو اس سے غربت پھیلی ہے. اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے. پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں, ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں. یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لاک ڈاؤن کھولیں, کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں. انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے, جو ان کی بزنس ہے, جو ان کی معاشیت, جو آگے اس کے اثرات ہیں, تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ, اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز یعنی کہ جو ان شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے اپنے ملک کی خاطر, اپنے غریب لوگوں کی خاطر, آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں. ہمارے اس وقت دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور وہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بالکل اس کا مختلف رویہ ہے. تو میں نے اپنے ہم نے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائیگرز کی پوری فورس بنائی ہے 10 لاکھ کی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح اب ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ. ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو, لیکن ہم کیسے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم والنٹیئر فورس کو استعمال کریں گے. ایڈمنسٹریشن تو کام کر ہی رہی ہے, ہماری پولیس کر رہی ہے, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی. اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ. تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو ایس او پیز کے اوپر چلیں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیئر فورس, اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے کہ کیسے کیا کیا آپ نے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں, آہستہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں خاص طور پہ اپنی جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, اپنے ڈاکٹرز, اپنی نرسز, میں آپ سے صرف 2-3 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی. جیسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے ووہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر, جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں, اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پہ آج میری اٹالین پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا. تو ہمیں تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑنی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ بڑے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر اور پریشر پڑے گا. تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم سب کو احساس ہے. ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے, ہم نے جو NCC کی بھی میٹنگ, اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں, ہم ہمیشہ سوچتے ہیں
کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر پریشر ہے, لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا مسئلہ ہے. ہمارے اس وقت 13 سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے, جن کے حالات برے ہیں. ہم نے ایک دفعہ تو پیسے دے دیے ان کو ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچے. لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہیں, کتنے پیسے اور دیتے رہیں. اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے, ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے, یعنی جو ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے, وہ 30% کم ہو چکی ہے. ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں. ہمیں آگے خدشہ کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسٹمنٹ تھی. تو اس لیے ایک طرف ملک کا معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے, اس سے اور زیادہ متاثر ہے. دوسری طرف ایک غربت بڑھے گی اگر ہم نے یہ زیادہ تر لاک ڈاؤن کیا. تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے. تو مجھے پتہ ہے, میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, آپ سب کا ہمیں احساس ہے, گورنمنٹ کا ہے, سب فکر کرتے ہیں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر پڑ رہا ہے. تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کیا ہے, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن سے میٹنگ بھی کروں گا, کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں, خاص طور پہ دبئی میں, سعودی عربیہ میں, یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے, ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے. آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں. راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے, بلکہ 80%, 90% باہر سے کیسز آئے. کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے, اسکرین کر کے تو آنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو اسکرین کر سکتے تھے. تو اس لیے کم کر دیے لوگ, زیادہ تر لوگ باہر پھنس گئے. اب ہم سارا وقت سوچتے رہے اور صوبوں کو خاص طور پہ خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے اور خاص طور پہ ہمارے مزدور وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے, صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے. اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب, اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ مجھے ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں اس وقت دبئی میں اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پھنسے ہوئے ہیں, باقی مڈل ایسٹ میں, تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے. تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے. جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر NCOC کے بعد اسد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں آپ کو اس چیز سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے بڑھنا ہے اور لوگوں کو
वायरस होगी, ये फैलेगी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आगे हम कैसे इसके साथ गुजारा करेंगे, उसमें आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जितनी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे, जितना आप एहतियात करेंगे, और ये मैं कह दूं, जिन लोगों को आपने क्यों ख़तरा किन को है, जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो बूढ़े हैं, ये इसको हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की हम हिफाजत करें। हम इनकी हिफाजत तब करेंगे अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे। अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे, इंशाअल्लाह हमारे अस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। अभी भी हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमने आपके सामने वो पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हर रोज़ हम पब्लिक को बताएंगे कि हर शहर में किस अस्पताल में किधर वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, किस अस्पताल में अब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी भर चुके हैं, जिधर अवेलेबल है, ताकि पब्लिक को पता चल जाएगा। कोई भी जिसको भी इंटेंसिव केयर की और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पता होगा कि हर शहर में किस अस्पताल में वो हैं। तो अभी भी हमारे जो 50% से ज़्यादा हर शहर के अंदर अवेलेबल हैं वेंटिलेटर्स, बल्कि कई और भी उससे ज़्यादा है, कई जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। ये हर रोज़ हम आपको आगाह करेंगे कि किधर ये अवेलेबल है और किधर नहीं, और साथ साथ हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है फिर से कि ये SOPs, ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं, उस पर प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे, हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े, और उसकी वजह से इंशाअल्लाह हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं। कोरोना की पाकिस्तान में मौजूदगी के फौरन बाद NCC का इजलास तलब किया। पहले रोज से कह रहा हूं, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। लॉकडाउन का मकसद था कि अस्पतालों पर दबाव ना आए। 26 केसेस पर हमने लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव सुस्त हो जाता है। लॉकडाउन एहतियात है, कोरोना का इलाज नहीं।